कहानी शुरू होती है एक हार्डकोर गेमर कनिशी से, जिसने अभी अभी एक ऐसा गेम खत्म किया है जिसे पूरा करने में उसे पूरे 3 साल लग गए। गेम क्लियर करने के बाद वो अपनी कुर्सी पर पीछे टिकता है और लंबी सांस लेते हुए सोचता है कि सच में ये गेम कितना बोरिंग और डिसअपॉइंटिंग था। इतना लंबा टाइम देने के बाद भी इसने उसे कभी सच में चैलेंज ही नहीं किया। कनिशी को तो ऐसा गेम चाहिए जो उसे उसकी लिमिट्स तक पुश करे, इतना मुश्किल कि उसे खत्म करने में कम से कम 10 साल लग जाए। उसे असली चैलेंज चाहिए, ऐसा नहीं जिसे बस पेशेंस से कोई भी क्लियर कर ले। यही सोचकर वो तुरंत अपने अगले गेम की तलाश शुरू कर देता है। वो अलग अलग टाइटल्स, रिव्यूज और रिकमेंडेशन स्क्रॉल करता है, लेकिन कुछ भी उसका इंटरेस्ट नहीं पकड़ पाता। तभी अचानक उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और फ्लिकर करने लगती है। स्क्रीन पर अजीब सा टेक्स्ट दिखाई देता है जो उसे एक ऐसे गेम का ऑफर देता है जो कभी खत्म नहीं होता और एक फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जहाँ मैजिक भरा पड़ा है। ये पढ़ते ही कनिशी की आंखें एक्साइटमेंट से चौड़ी हो जाती है। उसने पहले कभी ऐसा गेम नहीं सुना जो कभी खत्म ही ना हो, और सिर्फ ये आइडिया ही उसका दिल तेजी से धड़काने लगता है। बिना एक सेकंड सोचे वो उस पर क्लिक कर देता है। फिर उससे डिफिकल्टी लेवल चुनने को कहा जाता है। ऑप्शंस में इजी मोड से लेकर हार्ड मोड तक सब कुछ होता है, जो उसे काफी नॉर्मल और बोरिंग लगता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे स्क्रॉल करता है, उसे सबसे नीचे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखता है, हेल मोड। ऐसा ऑप्शन उसने किसी भी गेम में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी एक्साइटमेंट तुरंत स्काईरॉकेट कर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही वो चैलेंज है जिसकी वो इतने समय से तलाश कर रहा था। बिना जरा भी सोचे वो हेल मोड सिलेक्ट कर देता है। इसके बाद वो समनर क्लास चुनता है और कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट बटन दबा देता है। लेकिन जैसे ही वो क्लिक करता है, कुछ अजीब हो जाता है। उसकी स्क्रीन तेज रोशनी से फ्लैश करती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर खिंच जाता है। अगली चीज जो उसे याद है वो ये कि वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में एक न्यूबॉर्न बेबी बनकर जागता है, जोर जोर से रोते हुए, क्योंकि उसका जन्म एक गरीब सर्फ फैमिली में हुआ है। जन्म के थोड़ी ही देर बाद एक आदमी उसे प्यार से उठाता है और उसका नाम रखता है आलन। हैरानी की बात यह है कि आलन अपनी इस हालत से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। अपनी पिछली जिंदगी में वो 35 साल का एक गरीब गामेर था जो एक डेड एंड जॉब में फंसा हुआ था और जिसका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था। उसके मुकाबले ये नई जिंदगी तो उसे एक फ्रेश स्टार्ट जैसी लगती है। रीइंकार्नेट होने की वजह से उसे जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिला है, इस बार कुछ बेहतर और मीनिंगफुल करने के लिए। फिलहाल अलन सिर्फ 1 साल का है, इसलिए वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसके दिमाग के अंदर सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने थॉट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज कर सकता है। आसपास लोग क्या बोल रहे हैं वो समझ सकता है और हर चीज को ध्यान से ऑब्जर्व भी कर रहा है। उसे ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो जापानीज है, यानी यही यहाँ की कॉमन लैंग्वेज है। आलन और उसका परिवार एक फ्रंटियर विलेज में रहते हैं, जहाँ पायनियर्स जमीन पर खेती करने के बदले रूलिंग लॉर्ड को टैक्स देते हैं। गांव अभी नया नया बसा है और इतना अनडेवलप्ड है कि इसका अभी तक कोई प्रॉपर नाम भी नहीं रखा गया। आलन के पिता का नाम रॉडन है, जो एक मेहनती और केयरिंग इंसान है और अपने परिवार को संभालने के लिए जो बन पड़े वो करता है। उसके चेहरे और बर्ताव को देखकर आलन अंदाजा लगाता है कि रॉडन की उम्र करीब 20 साल के आसपास होगी। उसकी माँ का नाम दर्सिया है और आलन अंदाजा लगाता है कि उसकी उम्र शायद अभी लेट टीन्स में ही होगी। अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ इतना प्यार और लगाव से रहते देख आलन को लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा जब उसके छोटे भाई बहन भी इस घर में आ जाएंगे। उसी रात जब उसे सुला दिया जाता है, आलन चुपचाप लेटा हुआ सोचने लगता है। अचानक उसे याद आता है कि इस दुनिया में उसका क्लास समनर है। वो अपने स्टैट्स देखने के लिए एक स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है, कुछ अजीब हो जाता है। विंडो आने की बजाय अचानक एक बड़ी सी बुक हवा में उसके ऊपर आ जाती है और तैरने लगता है। ये देखकर आलन डर के मारे चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही उसके माता पिता तुरंत सतर्क हो जाते हैं। आलन समझ जाता है कि अगर उन्होंने ये बुक देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए वो घबराकर तुरंत उस फ्लोटिंग बुक को गायब कर देता है। उसके माता पिता दौड़ते हुए कमरे में आते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखता तो वे सोचते हैं कि शायद बच्चा नींद में ही आवाज कर रहा था, इसलिए वे शांत होकर वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही आलन फिर से सावधानी से उस बुक को बाहर निकालता है। जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये फ्लोटिंग बुक असल में एक ग्रिमवार है, जिसमें उसके सारे स्टैट्स और एबिलिटीज की जानकारी लिखी हुई है। उसे पढ़कर वो कंफर्म करता है कि वो सच में एक समनर है, बिल्कुल उसी क्लास की तरह जो उसने गेम में चुनी थी। बुक में लिखा है कि वो क्रीचर समन कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो अभी बहुत छोटा है, इसलिए फिलहाल वो सिर्फ इंसेक्ट्स और बीस्ट्स ही समन कर सकता है। फिर भी आलन बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत कुछ समन करना चाहता है, इसलिए वो एक इंसेक्ट समन करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वो कितनी भी बार कोशिश करे, कुछ भी नहीं होता। कई बार फेल होने के बाद वो खुद को शांत करता है और ध्यान से सोचने लगता है। तभी उसे ग्रिमवार में लिखी एक और स्किल याद आती है और वो पहले अपनी क्रिएट स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, आखिरकार कुछ होता है। उसके सामने एक इंसेक्ट क्राफ्टिंग कार्ड आ जाती है। ये देखकर आलन समझ जाता है कि क्रिएचर को समन करने से पहले उसे क्रिएट करना पड़ता है। अब जब उसके पास क्राफ्टिंग कार्ड है, वो इंसेक्ट समन करने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक उसी समय उसकी माँ उसे देखने कमरे में आ जाती है। आलन तुरंत रिएक्ट करता है, वापस लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है। उसकी माँ के जाने के बाद भी उसे अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। उसकी आंखें भारी होने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि जबरदस्ती जागते रहना बेकार है, इसलिए वो सोचता है कि अभी सो जाना ही बेहतर है और कल सुबह फिर से समन करने की कोशिश करेगा। अगली सुबह जब उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं दे
रहे होते, आलन धीरे से अपना ग्रिमोयर फिर से निकालता है। एक पल में ही एक ग्रासहॉपर आ जाता है और सीधे उसके चेहरे पर कूद पड़ता है। आलन घबरा जाता है, लेकिन जल्दी ही संभल कर उसे ऑर्डर देने की कोशिश करता है कि वे उसकी बात माने। लेकिन ग्रासहॉपर को उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वे आराम से उछलता हुआ अपने रास्ते चला जाता है। उलझन में पड़ा आलन फिर से ग्रिमोयर चेक करता है, उम्मीद करते हुए कि शायद उसमें इसका कारण लिखा हो। उसे बुक के अंदर ग्रासहॉपर के स्टार्स मिल जाते हैं। साथ ही ग्रिमोयर ये भी बताता है कि उसे अपने समन किए गए क्रिएचर को एक नाम देना होगा। थोड़ा सोचने के बाद एलन फैसला करता है कि डेंका एक ग्रासहॉपर के लिए ठीक ठाक नाम रहेगा। फिर एलन अपने खुद के स्टार्स देखता है और उसे पता चलता है कि डेंका को समन करने से उसकी एबिलिटी सच में बढ़ गई है। लेकिन वो अभी खुश होने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। जैसे ही उसकी नजर डेंका पर पड़ती है, वो तुरंत घबरा जाती है क्योंकि उसे इंसेक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है। बिना सोचे समझे वो तुरंत ग्रासहॉपर को कुचल देती है और बस उसी पल डेंका हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक आलन अपनी स्किल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है और आखिरकार वो एक और क्रीचर समन करने में सफल हो जाता है। इस बार एक छोटा सा माउस आता है जिसे वो नाम देता है माउजी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माउजी भी डेंका जितना ही बेवकूफ निकलता है। वो ठीक से ऑर्डर्स नहीं मानता और ज्यादातर वही करता है जो उसका मन करता है। हाँ, एक फर्क जरूर है, माउजी के पास स्करी नाम की एबिलिटी है जिससे वो कमरे में बिजली की तरह तेज दौड़ सकता है। भले ही वो बहुत ओबीडियंट नहीं है, लेकिन जब भी आलन उसे स्करी इस्तेमाल करने को कहता है तो वो मान लेता है, जिससे आलन को थोड़ा सुकून मिलता है। बाकी दिन आलन अपना ग्रिमोयर ध्यान से पढ़ने में लगा देता है। वो हर पेज बार बार पढ़ता है, ये समझने की कोशिश करता है कि समनिंग असल में काम कैसे करती है और वो क्या करे ताकि वो ऐसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर समन कर सके जो उसकी बात भी ठीक से माने। वो अलग अलग तरीकों, कंडीशंस और स्किल कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचता है, लेकिन जितना भी सोच ले उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आखिर में उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। उसी दोपहर उसके पिता रोदन घर लौटते हैं। उनके कपड़ों पर खून के दाग लगे होते हैं और साफ पता चलता है कि वो अभी अभी एक खतरनाक हंट से लौटे हैं। रोदन गर्व से बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बॉर मार गिराया है। वह बताते हैं कि वो कितना विशाल और डरावना था। फिर आलन से पूछते हैं कि क्या वो उसे देखने जाना चाहता है। ये सुनकर आलन की एक्साइटमेंट आसमान छूने लगती है, क्योंकि इस दुनिया में ये पहला असली मॉन्स्टर होगा जिसे वो अपनी आंखों से देखने वाला है। अपने बेटे की खुशी देखकर रोदन उसे साथ ले जाने का फैसला करते हैं। ये एलन का पहली बार घर से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड महसूस करता है। रास्ते में उसके पिता आसमान में उड़ते पक्षियों के एक झुंड की ओर इशारा करते हैं जिन्हें अल्बाहेरोन कहा जाता है। इस मौसम में ये सभी उत्तर की ओर उड़ते हैं और ये फॉल के आने का संकेत होता है। फिर रोदन बताते हैं कि उन्होंने आलन का नाम भी अल्बाहेरोन से ही इंस्पायर्ड होकर रखा था। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां बॉर को काटा जा रहा होता है। कई गांव वाले पहले से वहां मौजूद होते हैं और मिलकर उस मॉन्स्टर को प्रोसेस कर रहे होते हैं। शुरू में आलन पास से उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसे ध्यान से देखता है उसकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। इतना बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर सामने देखकर उसे एहसास होता है कि ये सच में कितना खतरनाक है। आलन समझ जाता है कि अगर उसे अभी ऐसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़े तो उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं होगा। थोड़ी देर बाद उनका पड़ोसी गर्दा वहाँ आता है और रोदन को बार मारने पर बधाई देता है। उसके बाद आसपास के बाकी गाँव वाले भी खुशी से चीयर करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इतना बड़ा बॉर मार गिराना कोई आसान काम नहीं है। फिर रोदन फॉर्मल तौर पर आलन का इंट्रोडक्शन गैडा से करता है। गर्दा ये देखकर हैरान रह जाता है कि आलन कितना पोलाइट और वेल मैनर्ड है, खासकर जब वो अभी सिर्फ 1 साल का है। ये सब छोड़कर आलन उससे पूछता है कि असल में बार कितना ताकतवर मॉन्स्टर होता है। गर्दा बताता है कि बॉर्स आमतौर पर सी रैंक मॉन्स्टर्स होते हैं और एक को मारने के लिए लगभग 20 लोगों को मिलकर लड़ना पड़ता है। ये सुनकर आलन चुपचाप इस जानकारी को अपने दिमाग में नोट कर लेता है, क्योंकि अब उसे इस दुनिया की ताकत का एक बेंचमार्क मिल गया है और ये भी समझ आ जाता है कि भविष्य में उसे किस स्टेज के मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। लगभग 10 महीने बाद आलन को एक रोमांचक खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि वो आखिरकार समनर लेवल 2 तक पहुंच गया है। इस लेवल अप की वजह से अब वो जी रैंक क्रिएचर कार्ड्स बना सकता है, जो उसके लिए एक बड़ी प्रोग्रेस है। इतना ही नहीं, उसे एक बिल्कुल नई स्किल भी मिलती है जो उसे अपने समन किए हुए क्रिएचर्स को आपस में फ्यूज करने की पावर देती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आलन की इन्वेंटरी स्पेस अब डबल हो जाता है। इसका मतलब अब वो पहले से दुगने बफ्स रख सकता है, जिससे उसकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। उस रात डिनर खत्म करने के बाद आलन पहले से भी ज्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा होता है। नया लेवल, नई स्किल और बड़ा इन्वेंटरी मिलने के बाद वो पहली बार अपनी फ्यूजन टेक्निक टेस्ट करने की तैयारी करता है। लेकिन जल्द ही उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि वो अभी भी अपने कार्ड्स पर फ्यूजन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। चाहे उसका एमपी पूरी तरह फुल ही क्यों न हो, वे बार बार कोशिश करता है, हर स्टेप सही तरीके से फॉलो करता है, लेकिन फ्यूजन एक्टिवेट ही नहीं होता। इससे वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट जरूर होता है, मगर वो समझ जाता है कि अभी वो बहुत छोटा है और उतना मजबूत नहीं हुआ है। समय बीतता जाता है और जब आलन 3 साल का हो जाता है, तब तक वो समनर के रास्ते पर काफी अच्छी प्रोग्रेस कर चुका होता है। बहुत सारी प्रैक्टिस और अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार वो अपने कुछ कार्ड्स पर फ्यूजन सक्सेसफुली इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। इसी प्रोसेस के दौरान वो एक बर्ड कार्ड बनाता है और उससे जो बर्ड समन होता है उसका नाम वो रखता है चापी।
चैपी के पास एक खास एबिलिटी होती है जिसका नाम है वॉइस मिमिक्री, जिससे वो आलन की कही हुई किसी भी बात को बिल्कुल उसी आवाज में कॉपी कर सकता है। जैसे ही आलन चैपी को अपनी आवाज इमिटेट करते सुनता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये एबिलिटी कितनी काम की हो सकती है। वो सोचने लगता है कि इससे वो दुश्मनों को कंफ्यूज कर सकता है, मॉन्स्टर्स को ट्रप में फंसा सकता है या बैटल के दौरान डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकता है। अब तक उसने जो कुछ सीखा है उसे देखकर आलन को महसूस होता है कि ये दुनिया कितनी गहरी और कॉम्प्लेक्स है। वह खुद से ईमानदारी से मानता है कि ये दुनिया सच में हार्डकोर गेमिंग का पीक है, उससे कहीं ज्यादा जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी खेला था। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास आलन की एक दोस्त क्रेना उसके घर खेलने आती है। हमेशा की तरह वे दोनों लकड़ी की स्टिक्स लेकर नाइट्स बनकर स्वॉर्ड फाइट खेलने लगते हैं। शुरुआत में आलन उसे हल्के में लेता है और सोचता है कि जीतना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब क्रेना उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और आजाइल निकलती है। वह फुर्ती से उसके अटैक्स डॉज करती है और इससे पहले कि आलन कुछ समझ पाए पलट कर वार कर देती है। आलन उसकी स्पीड के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता और देखते ही देखते वो लड़ाई हार जाता है। दिन के आखिर तक आलन पूरी तरह थक चुका होता है, उसका शरीर दर्द कर रहा होता है और उसका ईगो भी थोड़ा हर्ट हो जाता है, लेकिन हिम्मत हारने की बजाय वो चुपचाप खुद से वादा करता है कि अगली बार की लड़ाई से पहले वो और ज्यादा मजबूत बनेगा। उसी रात परिवार को एक बड़ी खबर मिलती है। दर्जिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर आलन अपने पिता से कहता है कि वो पोटैटोज की हार्वेस्टिंग में मदद करना चाहता है, क्योंकि अब उसकी माँ पहले जितना काम नहीं कर पाएगी। अंदर ही अंदर आलन जानता है कि फिजिकल लेबर करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अब उसके पास एक ग्रोन अडल्ट जैसी स्टैमिना है। लेकिन उसके माता पिता को ये बात नहीं पता। वे प्यार से उसे समझाते हैं कि उसकी उम्र का बच्चा काम करने के लिए नहीं होता और उसे अभी बस खेलना और मजे करना चाहिए। वे उसे कहते हैं कि वो क्रेना के साथ खेलता रहे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जब वे दोनों नाइट्स खेलते हैं तो आलन कितना खुश रहता है। फिर वे एक और बात बताते हैं कि वे आलन की आने वाली अप्राइजल सेरेमनी का इंतजार कर रहे हैं। आलन को समझ नहीं आता कि ये क्या है। तब देरेजा बताती है कि जब वो 5 साल का होगा तब एक डिवाइन सेरेमनी होगी जिसमें ये तय होगा कि उसके पास किस तरह का टैलेंट है। वे दोनों उम्मीद करते हैं कि आलन को कोई अच्छा टैलेंट मिले ताकि उनका परिवार इस सर्फ वाली जिंदगी से आजाद हो सके। कुछ महीनों बाद सर्दियों के मौसम में आलन गलती से डेंका को वापस छिपाना भूल जाता है। इसी वजह से उसकी माँ अचानक उस इंसेक्ट को देख लेती है। डर के मारे दर्जिया फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। जब रोदन भागकर उसे देखने आते हैं तब दर्जिया बताती है कि बेबी आने वाला है। उसी समय पास में क्रेना भी मौजूद होती है, क्योंकि वो और आलन फिर से प्लेडेट कर रहे होते हैं। रोदान तुरंत क्रीना से कहते हैं कि वो जाकर अपने माता पिता को बुलाए, क्योंकि उन्हें चाइल्ड बर्थ में एक्सपीरियंस है। थोड़ी ही देर में गेर्दा और उसकी पत्नी मतिल्दा वहाँ पहुँच जाते हैं। माथिल्दा पूरी सिचुएशन संभाल लेती है और बेबी डिलीवर करने की तैयारी करती है। वो तुरंत सभी मर्दों को घर से बाहर जाने का आदेश देती है, क्योंकि उसे काम करने के लिए प्राइवेसी चाहिए। लंबी रात गुजरती है और अगली सुबह लड़कों की नींद एक न्यूबर बेबी के रोने की आवाज से खुलती है। वे दौड़कर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है। देरजा कहती है कि बच्चे का नाम रोदन रखे। बिना ज्यादा सोचे रोदन उसका नाम मेश रख देता है। दर्सिया को ये नाम तुरंत पसंद आ जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो हंसते हुए पूछती है कि क्या ये किसी मॉन्स्टर के नाम पे रखा गया है। रोदन मान लेते हैं कि हाँ, लेकिन दर्सिया भी मानती है कि नाम सुनने में अच्छा है। फिर वो हंसने लगती है और बाकी सब भी हंसी में शामिल हो जाते हैं। सबको हंसते हुए देखते हुए आलन चुपचाप सब सोचता रहता है। उसे एहसास होता है कि वो कभी सच में नहीं समझ पाया कि उसे रीइंकार्नेट क्यों किया गया। बस उसे इतना याद है कि वो एक ऐसा हार्डकोर गेम खेलना चाहता था। उसे अपनी पुरानी जिंदगी भी याद आती है, एक ऐसी जिंदगी जो उदास और बेकार लगती थी, और वो महसूस करता है कि उसे पीछे छोड़ने में कोई अफसोस नहीं है। इस नई दुनिया में वो खुद को आजाद, बेफिक्र और अनगिनत पॉसिबिलिटीज से भरा हुआ महसूस करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये नया परिवार उसकी नई जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। उसे अभी नहीं पता कि वो ये कैसे करेगा, लेकिन आलन चुपचाप खुद से एक वादा करता है, चाहे जो भी करना पड़े वो अपने परिवार को सर्फ की इस हार्ड जिंदगी से जरूर आजाद करवाएगा। ये समय धीरे धीरे बीतता है और जब एलन 5 साल का हो जाता है तो उसके पिता उसे एक बड़े से फूलों के खेत में घुमाने ले जाते हैं और रास्ते में उसे अप्रेजल सेरेमनी के बारे में बताते हैं। वो समझाते हैं कि ये एक खास सेरेमनी है जिसमें गांव का हर बच्चा 5 साल का होते ही हिस्सा लेता है, और अगर किसी बच्चे में कोई टैलेंट निकल आता है तो वो न सिर्फ खुद बल्कि अपनी पूरी फैमिली को भी सर्फ वाली जिंदगी से ऊपर उठा सकता है। लेकिन रॉडन साफ कहता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका गांव बहुत ज्यादा भरा हुआ है और कंपटीशन भी काफी तगड़ा रहेगा। चलते चलते उनकी मुलाकात क्रेना और उसके पिता से हो जाती है और फिर चारों मिलकर पास के एक कॉमनर विलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं और एलन हैरान रह जाता है, क्योंकि जिन लोगों को कॉमनर कहा जाता है वो भी काफी साफ सुथरे अच्छे कपड़ों में और उससे कहीं बेहतर हालत में दिख रहे होते हैं। तभी सेरेमनी शुरू होने वाली होती है। प्रीस्ट्स धीरे धीरे बड़े दरवाजे खोलते हैं और सबसे पहले सभी कॉमन लोगों से एल्मिया यानी क्रिएशन के गॉड को सम्मान देने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि इस किंगडम में हीरो बनने के लिए सिर्फ हाई रैंक या पावर जरूरी नहीं है, बल्कि एक साधारण सर्फ भी हीरो बन सकता है। ये सुनकर एलन को तुरंत याद आता है कि उसने गेम की कहानी का अंत में पढ़ा था कि हीरो और स्वॉर्ड लॉर्ड जैसी क्लासेस हमेशा लो सोशल क्लास से शुरू होती है। पहले उसे ये बस एक बोरिंग गेम रूल लगा था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि ये रूल पूरे इस दुनिया पर लागू होता है। यहाँ हर इंसान चाहे उसकी स्टेटस कुछ भी हो इस सेरेमनी में हिस्सा लेता है।
है। इसके बाद कॉमनर्स शांत तरीके से आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहां एलन को बीच में एक बड़ी सी स्टैचू दिखती है, जिसे वो तुरंत एल्मिया समझ लेता है। थोड़ी ही देर में सेरेमनी शुरू होती है। सबसे पहले विलेज चीफ और उसका बेटा पालोमास आगे आते हैं। पालोमास क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है और तुरंत स्क्रीन चमक उठती है और बताया जाता है कि उसका टैलेंट मर्चेंट बनने का है। उसका पिता खुशी से उछल पड़ता है और उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसे अब यकीन हो जाता है कि उसका बेटा बेकार नहीं है। एलन ये सब हैरानी से देख ही रहा होता है कि अचानक उसका ग्रिमोयर उसके सामने हवा में आ जाता है और उसके पन्नों पर कुछ नंबर्स लिखने लगता है। तब उसे समझ आता है कि अब एट्रीब्यूट्स छुपे हुए नहीं बल्कि साफ वैल्यूज में दिख रहे हैं। और सबसे खास बात ये कि ये ग्रिमोयर सिर्फ वही देख सकता है, मतलब वो इसे बिना किसी को पता चले आराम से इस्तेमाल कर सकता है। सेरेमनी आगे बढ़ती है। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपनी नई स्किल्स मिलने की खुशी में जश्न मनाते हैं, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। कुछ बच्चों को कोई टैलेंट नहीं मिलता और वो मायूस हो जाते हैं। फिर अगला नंबर डागोरा का आता है। वो क्रिस्टल को छूता है और पता चलता है कि उसका टैलेंट एक्स यूजर बनना है। वो खुशी से उछल पड़ता है और अपने पिता के पास भाग जाता है। धीरे धीरे सभी बच्चों का जजमेंट हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और आखिर में सिर्फ एलन और क्रेना अपने पेरेंट्स के साथ बचे रहते हैं। क्रेना बिना देर किए एक्साइटेड होकर क्रिस्टल बॉल की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो उसे छूती है, एक तेज रोशनी फूट पड़ती है और जब उसका टैलेंट अनाउंस होने का समय आता है तो खुद प्रिस्ट्स भी उस रिजल्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं। क्रेना के स्टेट्स लगभग पूरी तरह मैक्स के करीब होते हैं और पता चलता है कि उसका टैलेंट स्वॉर्ड लॉर्ड है, जो दुनिया के सबसे रेयर और स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट्स में से एक माना जाता है। उसके पिता खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इकलौती बेटी अब उनकी गरीबी भरी जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता बन सकती है। लेकिन खुद क्रेना उतनी खुश नहीं दिखती, क्योंकि वो तो बस एक सिंपल स्वॉर्ड्समैन बनना चाहती थी। एलन को इसमें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि क्रेना में कुछ खास बात है। अब एलन खुद भी एक्साइटेड हो जाता है। उसे उम्मीद होती है कि उसके पेरेंट्स को पता चलेगा कि वो एक समंदर है, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्रिस्टल के पास जाता है। जैसे ही वो उस पर हाथ रखता है, एक तेज चमकदार रोशनी फूट पड़ती है और उसे जोर से पीछे फेंक देती है। वो जमीन पर गिर जाता है। रोडन तुरंत एक पृष्ठ के पास जाकर पूछता है कि क्या उसके बेटे ने कोई यूनिक टैलेंट अवेकन किया है, लेकिन पृष्ठ सीधा कह देता है कि एलन के पास कोई टैलेंट ही नहीं है। हैरानी की बात यह होती है कि रोडन जरा भी दुखी नहीं दिखता। वो शांति से एलन के कंधे पकड़कर कहता है कि अब घर चलने का समय हो गया है। दोनों वापस घर लौटते हैं, जहाँ थेरेसिया और एलन का छोटा भाई मैश पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उसी रात रोडन एलन के साथ बैठकर उसे समझाता है कि टैलेंट ना होने से दुखी मत हो, इससे उनके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एलन के दिल में थोड़ा सा दुख तो रहता ही है कि उसे कोई टैलेंट नहीं मिला। इसके बावजूद वो थैंकफुल रहता है कि उसे इतनी केयरिंग और लविंग फैमिली मिली है। रात को एलन बिस्तर पर जागता रहता है और अपना ग्रिमोयर खोलकर देखता है, जिसमें उसे दिखता है कि उसके सारे एट्रीब्यूट्स ई रैंक पर है। कम से कम आज उसे एक जरूरी बात समझ आ जाती है, वो इस दुनिया में अकेला है जो हेल मोड पर खेल रहा है। एलन सोचता है कि रैंकिंग सिस्टम शायद ये दिखाता है कि लेवल अप करने पर इंसान कितना ग्रो करेगा, और उसके सारे एबिलिटीज ई रैंक इसलिए है क्योंकि उसने हेल मोड डिफिकल्टी चुनी थी, जो उसकी प्रोग्रेस को शायद नॉर्मल से सिर्फ 100 तक सीमित कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिमोयर में दिख रहे स्टेट्स उसकी असली पोटेंशियल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। एलन समझ जाता है कि ऐसी डिफिकल्टी देखकर ज्यादातर लोग हार मान लेते, लेकिन वो नहीं। वो ठान चुका है कि वो हर हार्डकोर चैलेंज को जीत कर दिखाएगा। अगले दिन एलन अपने परिवार के साथ क्रेना के घर जाता है, उसके स्वॉर्ड लॉर्ड टैलेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन रास्ते में उसे महसूस होता है कि उसका पिता कुछ परेशान है। भले ही वो दिखाना नहीं चाहता, ये मूड क्रेना के घर तक बना रहता है, और जब सब लोग साथ बैठकर पीने लगते हैं तो रोडन और गेरडा किसी बेकार सी बात पर बहस करने लगते हैं। एलन ये सब देखकर सोचता है कि शायद उसके पिता को क्रेना के स्वॉर्ड लॉर्ड बनने से जेलसी हो रही है, लेकिन वो तुरंत इस ख्याल को डिसमिस कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता इतने छोटे दिल के नहीं है। बहस धीरे धीरे बढ़ती जाती है और दोनों जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक गेरडा एक बड़ा राज खोल देती है। वो बताती है कि रोडन ने कभी कहा था कि वो उनके फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई शॉक हो जाता है। रोडन मान लेता है कि ये बात सच है, लेकिन वो ये भी कहता है कि वो ऐसा करना चाहता नहीं है, बल्कि मजबूरी है, क्योंकि क्रेना का टैलेंट इतना रेयर है कि वो उसे नोबल बनने के रास्ते पर ले जा सकता है, और इसलिए वो नहीं चाहता कि उनकी जैसी सर्फ फैमिली के साथ जुड़कर उसकी फ्यूचर रिस्क में पड़े। इतना सब समझाने के बाद भी रोडन और गेरडा थोड़ी देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर में उनकी वाइफ्स बीच में आकर उन्हें एक एक थप्पड़ लगा के शांत कर देती है। फिर मटिल्डा और थेरेसिया असली सच्चाई बताती है कि ये चारों बचपन के फ्रेंड्स हैं जो एक ही गांव में साथ बड़े हुए थे, और गेरडा और रोडन तो हमेशा से ही थोड़े मोटे दिमाग वाले फाइटर्स थे, जिन्हें हर बात पर लड़ने का बहाना चाहिए होता था। हालांकि बाप बनने के बाद वो थोड़े शांत हो गए थे, लेकिन पुरानी यादें याद करते करते माहौल हल्का हो जाता है, और बाकी रात सब लोग साथ बैठकर मजे करते हैं और पीते हंसते वक्त बिताते हैं। अगले दिन क्रेना के टैलेंट की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है, और जल्दी ही ऑर्डर ऑफ नाइट्स खुद उसे देखने आने का प्लान बना लेते हैं। थोड़ी ही देर में घोड़ों पर सवार नाइट्स गांव में पहुंच जाते हैं, और उन्हें देखते ही क्रेना और उसके पिता नाइट कमांडर के पास जाकर उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन देते हैं। दूर खड़ा एलन ये सब देख रहा होता है और सोचने लगता है कि क्या इसका मतलब है कि क्रेना को एक दिन गाँव छोड़कर एक असली नाइट बनना पड़ेगा। वो समझता है कि यही उसका रास्ता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि जब वो दिन आएगा तो वो उसे बहुत मिस करेगा।
कुछ देर गेरडा से बात करने के बाद अचानक कमांडर एक सख्त फैसला सुनाता है। वो कहता है कि शायद क्रेना के स्वॉर्ड लॉर्ड टैलेंट के बारे में झूठ बोला गया है और इसलिए उसे वाइस कैप्टन के साथ ड्यूल करके इसे प्रूव करना होगा, वरना अगर वो फेल हुई तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा, क्योंकि टैलेंट के बारे में झूठ बोलना मौत की सजा है। ये सुनकर गेरडा तुरंत मना कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि एक एक्सपीरियंस्ड वाइस कैप्टन को एक 5 साल की बच्ची के खिलाफ क्यों लड़ाया जा। एलन को भी ये गलत लगता है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तभी क्रेना अपनी तलवार को देखती है जो काफी शाइनी और सुंदर होती है और सिर्फ उसे देखकर ही वो एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत ड्यूल के लिए हाँ कर देती है और अपने पिता को चिंता ना करने को कहती है। गेरडा ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, उसे समझ ही नहीं आता क्या बोले। इसके बाद क्रेना और वाइस कैप्टन लेब्रान के बीच ड्यूल शुरू होता है। शुरू में दोनों बराबरी के लगते हैं, लेकिन जल्द ही लेब्रान अपनी ताकत से क्रेना को ओवर पावर करके उसे दीवार से टकरा देता है। ये देखकर गेरडा घबरा जाता है और बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट्स उसे पकड़कर रोक लेते हैं और उसी समय कमांडर को लगता है कि फाइट खत्म हो गई है। लेकिन तभी अचानक क्रेना फिर से खड़ी हो जाती है। उसके चारों तरफ हल्की नीली ऑरा दिखाई देती है और वो सीधा लेब्रान पर टूट पड़ती है। उसकी तलवार के वार पहले से 10 गुना तेज और ताकतवर हो जाते हैं। लेब्रान उन्हें रोक नहीं पाता और कुछ ही पल में उसकी तलवार 2 टुकड़ों में कट जाती है। ये देखकर कमांडर तुरंत ड्यूल खत्म करने का आदेश देता है। वाइस कैप्टन पूरी तरह शॉक में होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक 24 साल का आदमी एक 5 साल की बच्ची से कैसे हार गया। भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि क्रेना सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है और गेरडा अपनी बेटी को देखकर गर्व से भर जाता है। थोड़ी देर बाद कमांडर गेरडा के पास आता है और कहता है कि अब क्रेना के टैलेंट पर कोई शक नहीं है और वो उसके फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता है। हालांकि गेरडा अभी भी गुस्से में है कि उसकी बेटी को इतनी खतरनाक परीक्षा से गुजरना पड़ा, फिर भी वो बात करने के लिए तैयार हो जाता है। सब लोग विलेज चीफ के घर जाते हैं, जहां डिनर के साथ डिस्कशन शुरू होता है। नाइट कमांडर अपना नाम ज़ेनो बताता है और कहता है कि उसे लॉर्ड ऑफ द लैंड ने भेजा था, ये कंफर्म करने के लिए कि सच में कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। और ड्यूल देखने के बाद अब उसे पूरा यकीन हो गया है। इसके बाद ज़ेनो एक और बड़ा फैसला सुनाता है। पहले इस गाँव का नाम विलेज चीफ के नाम पर रखा जाने वाला था, लेकिन अब सब बदल गया है और क्रेना के सम्मान में इस गांव का नाम अब क्रेना विलेज रखा जाएगा। ज़ेनो बताता है कि जब क्रेना 12 साल की हो जाएगी तब उसे रॉयल एकेडमी भेजा जाएगा ताकि वो अपने टैलेंट को पूरी तरह सीख सके। ये सुनकर एलन काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि एक ऐसी एकेडमी जहां उसके जैसे नहीं बल्कि क्रेना जैसे टैलेंटेड लोग भरे होंगे वो कितनी अमेजिंग होगी। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, एलन नोटिस करता है कि डागोरा भी वहाँ मौजूद है, वही बच्चा जिसे एक्स टैलेंट मिला था, और वो सोचने लगता है कि वो कड़ी मेहनत करे ताकि एक दिन वो भी एकेडमी में एडमिशन ले सके। इसके बाद ज़ेनोव की नजर एलन पर पड़ती है और उसे कुछ अजीब लगता है। एलन के काले बाल और काली आंखें जो इस दुनिया में काफी रेयर है। जब उसे पता चलता है कि एलन रोडन का बेटा है जो एक बोअर हंटर है, तो वो तुरंत खड़ा होकर उसे रिस्पेक्ट देता है। ज़ेनो बताता है कि रोडन गांव में एक लेजेंड की तरह जाना जाता है। वो शिकार के दौरान सबसे खतरनाक काम संभालता है और लोगों के लिए एक असली हीरो माना जाता है। ये सब सुनकर एलन के दिल में गर्व भर जाता, पिता सच में एक हीरो है। उसी शाम गेरडा और रोडन एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। रोडन कहता है कि क्रेना एक दिन जरूर हीरो बनेगी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उसे खुद लॉर्ड ने रिकॉग्नाइज किया है। फिर वो एलन से कहता है कि वो भी मेहनत करता रहे, क्योंकि वो उसका बेटा है और उसके लिए भी कुछ बड़ा लिखा है। तभी एलन अपनी जेब से कुछ फल निकालता है जो उसने मीटिंग से चुरा लिए थे और रोडन भी वही करता है और दोनों जोर से हंस पड़ते हैं।